यस मैम। ओके अब ऑडिट स्ट्रैटेजी, हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग में हमने बहुत सारी चीजें करी कि डेवलपमेंट ऑफ प्लान कैसे होता है। प्लान के ऊपर हमने और भी बहुत सारी लाइंस, एक तरीके से आप ये देखो जो भी हमने अब तक लिखा ना प्लान के बारे में, कि प्लान पहले चेंज, स्ट्रैटेजी चेंज होगी, फिर प्लान भी चेंज होगा, पहले स्ट्रैटेजी बनती है वो लेस डिटेल में होती है, प्लान मोर डिटेल में होती है, ये सब क्या बातें हैं, ये सारी बातें आप इकट्ठी कर दो ना, तो ये सारी बातें ऑडिट प्लान के बारे में है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे यूजफुलनेस ऑफ स्ट्रैटेजी, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग और रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट प्लान एंड स्ट्रैटेजी। अब ये हम कवर कर चुके हैं, ये हम प्लान में ही कवर कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली सेम ही होगा ना। अगर ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान में क्या डिफरेंस है, तो वो भी वही होगा जो भी हमने पढ़ा है। चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, ये भी हमने कर लिया। अब हमारा ये दो चीजें रहती हैं। आइए इससे शुरू करते हैं, मीनिंग। ओके, ऑडिटर establishes ऊपर वाला फ्लो चार्ट रहेगा, एक मिनट दिखाओ। establishes overall audit strategy। ठीक है, अब आप देखोगे ये डेफिनेशन भी ना हम पहले अभी कवर कर चुके हैं। that sets what scope, timing and डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, ये भी हमने पीछे ही कवर करी है ना प्लानिंग को करने टाइम। जब प्लानिंग के टाइम हमने स्ट्रेटेजी की बात करी थी तो हमने डेफिनेशन लिखी थी ऑफ ऑडिट। ये चैप्टर ना बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, बस हल्की सी कुछ कुछ बातें समझ में आने वाली बात है कि इनका तरीका क्या होगा, पहले स्ट्रेटेजी फिर प्लान फिर प्रोग्रामिंग, रेस्ट ऑल इज वेरी सिंपल इन दिस एंड गाइड्स development of audit plan। okay, अब in establishing audit strategy, auditor shall identify characteristics of engagement, characteristics of engagement identify scope of engagement, ascertain objectives of engagement, जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो एंगेजमेंट को देख के बनाई जाती है, एंगेजमेंट के टाइम पर जो भी बातें हुई थी उनके बेसिस पर बनाई जाती है। तो
अब जो स्ट्रैटेजी इन एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई कि एंगेजमेंट जो ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, स्कोप क्या था, मतलब कितना दायरा, क्या हमें मैनेजमेंट का कितना दायरा है और हमारा कितना दायरा है, मतलब हम किस एक्सटेंट तक ऑडिट कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट, मतलब एंगेजमेंट के टाइम पर जब एंगेजमेंट हुई, मतलब जब हम बैठे थे मैनेजमेंट के साथ, तब हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे। मतलब मैनेजमेंट ने कहा था कि आप वीकेंड्स पर आकर ऑडिट नहीं कर सकते हो, और आप हमसे रोज, मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप लो, आप वाया मेल लोगे, या फिर अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हो, पर कोई एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, आप पहले एक अपॉइंटमेंट लेकर फिर लोगे। ये नहीं कि आप किसी भी टाइम किसी के भी कैबिन में चले गए, आप पहले पूछोगे, आप उनसे टाइम लोगे और फिर जाके आप उनसे इन्फॉर्मेशन लोगे। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भी चाहिए तो ये नहीं है कि आपको उसे टाइम दे दिया जाएगा, मतलब हर टाइम हर एंगेजमेंट में अलग अलग बातें डिस्कस हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने कहा है कि हम सब बहुत बिजी हैं, हम अलग से आपको एक एम्प्लॉय नहीं दे सकते जो आपके साथ बैठ के आपके डाउट्स को सॉल्व करेगा। वी आर ऑलरेडी इन शॉर्ट ऑफ पीपल। तो ऐसे में क्या है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उसका एक रिटर्न मेल डाल दो, हम आपको डॉक्यूमेंट विद इन 3 और 4 आवर्स या एंड ऑफ द डे तक दे देंगे। तो ये प्रोसीजर चलेगा, और आपको जो ऑडिट है अपना इतने टाइम में खत्म करना है, और आप वीकेंड्स पर हमें परेशान नहीं करोगे या मंथ एंड पे परेशान नहीं करोगे, क्योंकि मंथ एंड में हमारे टारगेट्स पूरे होने थे, वट, जो भी एंगेजमेंट के टाइम पर जो भी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी चीजें डिस्कस हुई थी, उन सबको ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी को बनाया जाए, क्योंकि मैनेजमेंट हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकती ऑडिटर की हेल्प करने के लिए। तो ऑडिटर कैन नॉट बी लाइक कि हाँ भाई आपने मुझे नहीं बताया तो आई डिस्क्लेम माई ओपिनियन। नो, ऑडिटर को भी उनकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा, और वो भी ऑडिटर की सिचुएशन को समझेंगे, उस हिसाब से पूरी प्लानिंग होगी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी जब पहले बनेगी ना, तो वो इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के बनेगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपका एंगेजमेंट हुआ है, तो एंगेजमेंट के टाइम पर जो भी बातें हुई, जो भी चीजें सामने रखी दोनों पार्टीज ने, उनको ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी को बनाया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, ascertain objectives of engagement in relation to plan timings of audit and nature of communication required. And nature of communication required. ठीक है, identify characteristics of engagement, identify scope of engagement, ascertain objectives of engagement in relation to plan of timing of audit and nature of reporting. क्या? Plan timings of audit and nature of communication required. ठीक है, okay, next, considering preliminary engagement. Point. Considering preliminary engagement activity. आगे लिखिए, ascertaining NTE of procedures.
ओके जब हम स्ट्रैटेजी को एस्टैब्लिश करेंगे तो हम एंगेजमेंट में जितनी भी बातें हुई हैं ना उन सबको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और साथ में हम जो हमारे प्रोसीजर्स है ना, जो भी हमने प्रोसीजर लगाना है रिस्क को असेस करने के, उनके नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट के ऊपर भी हम लोग कुछ ना कोई पॉइंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसमें की पॉइंट्स पर फोकस करना है, फिर प्लान उन पॉइंट्स के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर प्रोसीजर्स जो है उन पे कितना एनटीई लगना है उसके ऊपर भी स्ट्रैटेजी में पॉइंट आएगा, बिकॉज एनटीई को एस्टैब्लिश करना ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पर एक लाइन है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, आइए इसके बारे में करते हैं। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, इसको ना हम एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ओके एंगेजमेंट से पहले की गई एक्टिविटी। अब मैं ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट, जो एंगेजमेंट वर्ड है ये मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनको आइडिया नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। देखो सीधी सी बात जो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में करी थी वो क्या है कि जो ये सीए फर्म है, ठीक है, इसके लिए दिस इज फॉर यू पीयूष एंड शुभम, सीए फर्म है, इसमें बहुत सारे सीएज है ना, ठीक है। अब इनके पास एक फर्म आती है XYZ लिमिटेड कि आप हमारा ना ऑडिट कर दो। तो अब इसमें से CA1 उठ के आया, कहता मैं आप लोगों का ऑडिट करूंगा। तो CA1 अपनी टीम के साथ उठ के आया कि मैं आपका ऑडिट करूंगा। टीम में कौन होगा? आर्टिकल्स हो सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, ऑफिस बॉय हो सकता है, एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो CA1 जो है ये कौन है? हमारा एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। ये सारे कौन है? अदर की मेंबर्स। और ये पूरी क्या है? एंगेजमेंट टीम। ये पूरी टीम मिल के पता है प्लान बनाती है, ठीक है, क्योंकि ये सबने मिलके काम करना है। तो अब इनके पास कौन आया? XYZ लिमिटेड कि हमारा ना ऑडिट कर दो। तो अब ये दोनों क्या आएंगे और अगले दिन से ऑडिट शुरू कर देंगे? नहीं, इनके बीच में क्या होने जा रही है? एक एंगेजमेंट होने जा रही है। एंगेजमेंट किस लिए? इनके बीच में एक एंगेजमेंट होने जा रही है, किस लिए? कि ऑडिट होगा, इस चीज की एंगेजमेंट होने जा रही है। तो एंगेजमेंट मतलब कि ये टास्क में दोनों मिलके एंगेज हो रहे हैं। वो टास्क क्या है? ऑडिट का टास्क। और अब आपको पता है जब भी कभी एंगेजमेंट होने जाती है तब क्या होती है? दोनों पार्टीज अपनी क्या बताती हैं? टर्म्स बताती हैं, ठीक है, कि भाई मैं कह रहा हूं कि मेरी ये प्री कंडीशंस हैं, कंपनी कहती है कि हाँ भाई ठीक है मेरी ये कंडीशंस हैं, कंपनी कहती है कि मेरी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दूंगी, FRF के अकॉर्डिंग बना के दूंगी, प्रिपेयर करके दूंगी। आपको जब भी कभी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दूंगी, डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगी और आपको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दूंगी कि आप किसी के पास भी जा सकते हो। साथ में जो ये टीम है, एंगेजमेंट टीम है, ये भी कहती है कि हाँ मेरी भी कोई प्री कंडीशंस हैं। तो ये अपनी प्री कंडीशंस लगती है कि क्या? मेरी कंडीशन है कि आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर दोगे, आप मुझसे कोई भी आलतू फालतू काम नहीं कराओगे, मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने आया हूँ। और भी तरह जैसे कि आपका कोई भी अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं होगा, मतलब मैं किसी से भी चाहे जाकर कुछ भी पूछ सकता हूँ, आप लिमिटेशन नहीं मेरे ऊपर लगाओगे। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स ना इसमें लिखी जाती हैं। और आपकी कंपनी FRF कौन से फॉलो करती है, एप्लीकेबल FRF कौन से हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो अपनी डीड के बारे में बताएगी, अपने ऑपरेशंस के बारे में बताएगी, बिजनेस के बारे में बताएगी कि आप इतने से इतने टाइम के बीच में ही ऑडिट कर सकते हो, आफ्टर 5 o'clock आपको जाना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये टर्म्स है जो इन दोनों के बीच में अग्री हुई। तो इनको हम क्या कहते हैं? एंगेजमेंट की टर्म्स, मतलब एंगेजमेंट टर्म्स। तो इसको हम एंगेजमेंट लेटर भी कहते हैं, अग्रीमेंट ऑफ एंगेजमेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है ये कि दोनों के बीच में क्या हुई है? एंगेजमेंट हुई है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? यहाँ पर पॉइंट ये हुआ कि अब जब एंगेजमेंट होने जा रही है तो उससे पहले कि
क्या एक्टिविटी होगी, मतलब एंगेजमेंट अभी हुई नहीं है, उससे पहले की कौन सी एक्टिविटीज होंगी। देखो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स regarding continuance of client relationship। दूसरा, evaluating compliance with ethical requirement including independence, understanding terms of engagement, understanding terms of engagement। ये क्या है हमारा SA210 और SA210 और आपके ये दोनों हैं SA220। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप एक बात सोचो, आप इधर इट्स बॉय और अ गर्ल, दोनों सैलून विजिट करते हो, ठीक है। अब व्हेन यू गो टू अ सैलून, तो वहां पर जो भी लोग होते हैं वो आपके साथ एक एंगेजमेंट में एंटर करते हैं। मतलब वहां पर आप किसी भी सर्विस के लिए गए हो, किसी भी सर्विस, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग देयर फॉर अ हेयर कट, ठीक है। तो वहां पर इफ इट्स अ वेरी बिग सैलून, मतलब ठीक है, वेरी बिग 5 स्टार टाइप्स ऑफ सैलून, तो यहाँ पर अगर आप गए हो तो वहां पर क्या है कि वहां पर एक पार्टी है जो कि काम करेगी, किसका, आपका काम करेगी, मतलब आपका हेयर कट वगैरह, ठीक है। तो वहां पर वो पहले लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो पहले आपसे पूछेंगे क्या, कि भाई आपको क्या काम करवाना है, ठीक है। तो आप जो भी बताओगे कि आई वांट टू गेट माय आई वांट अ वेरी नाइस हेयर कट, आई वांट माय हेयर वॉश एंड ब्लो ड्राई एंड ऑल, तो आपने उनको बता दिया कि आपकी टर्म्स के आपके एंगेजमेंट के टर्म्स क्या, आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो पहले वो उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। फिर वो अपने काम को करना शुरू करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं, मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट, मतलब पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। अब वो भी इंडिपेंडेंट पर्सन ही होते हैं, अगर उनका भी कोई रिलेशन नहीं होता आपसे, और वो अपने सारी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जैसे आपने कहा है बिल्कुल वैसे ही हेयर कट देंगे जैसा आप चाहते हो, और उसके साथ साथ आपको लाइक कंफर्ट भी देंगे, दे आर नाइस चेयर्स एक्सेट्रा, अगर एसी वगैरह ऑन नहीं है तो वो भी आपको ऑन करके देंगे। तो जो सी भी सर्विसेज के लिए आप पे कर रहे हो उसके साथ आपको और भी सर्विसेज देते हैं, मतलब सारी एथिकल रिक्वायरमेंट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, हर पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं, मतलब एथिकली काम करते हैं। ये नहीं कि अगर आपने बोला आई वांट अ हेयर कट, तो वो ऐसे नहीं कि कुछ भी हेयर कट करके दे देंगे, आप जैसा चाहते हो, जैसा आपने उनको एक्सप्लेन किया था इस पॉइंट पर वैसा ही आपको दे रहे हैं, मतलब ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, आपको और भी सर्विसेज दे रहे हैं, ताकि आप उनके साथ जब काम करा के जाओ तो आपको लगे कि भाई हाँ मैंने कुछ अच्छा करवाया है। प्लस अगर आप कह रहे हो आई वांट अ हेयर वॉश या आई वांट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली टू बी यूज्ड इन माय हेयर, तो आपको वो उसी प्रोडक्ट को ही यूज करके दे रहे हैं और आपका हेयर वॉश कर रहे हैं या ब्लो ड्राई व्हाटएवर यू सेड, ठीक है। तो और साथ में जब जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं उसमें जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही टाइम लगा रहे हैं। ये नहीं कि आप आए हो और 5 मिनट में काम करके दे दिया, नहीं, पूरी आराम से एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई इफ दे आर वॉशिंग योर हेयर तो पानी ठंडा है गर्म है व्हाटएवर, तो पूरे एथिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट का ध्यान दे रहे हैं, और साथ में जब वो काम कर रहे हैं
और आपका उनके साथ रिलेशनशिप बना रहे, उसके लिए भी प्रोसीजर्स, मतलब उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। वो आपको ये बताते हैं कि भाई यू नीड दिस, यू नीड अ काइंड ऑफ फेशियल ऑल्सो, तो एक तरीके से क्या है, हम आपको ये चीज फ्री में दे देंगे, हमारा प्राइस इतना है तो हम प्राइस कम कर देंगे। तो क्या है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कि आपका उनके साथ एक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए बने। कल को अगर आप सोचो तो वो आपके पास ही वो क्लाइंट आए, तो ये ऐसे इसके लिए भी प्रोसीजर करते हैं। लाइक इफ यू आर गोइंग देयर फॉर अ ब्लो ड्राई, तो उसके बाद दे आर गिविंग यू अ गुड हेयर कट, और ब्लो ड्राई सपोज फ्री में दे रहे हैं, या कोई भी और चीज आपके लिए फ्री में कर रहे हैं, ताकि आपका उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाए। तो यहाँ पर क्या है, एंगेजमेंट से पहले की गई एक्टिविटी। तो यहाँ पर ऑडिटर कौन है, जो सर्विस दे रहा है, मतलब जैसे सैलून के लोग सर्विस दे रहे हैं ना, वैसे ही ऑडिटर क्या है, एक ऐसी चीज है जो सर्विस दे रही है। तो वहां पर वो क्या करेगी, पहले दोनों पार्टीज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को समझेंगी। ठीक है, मतलब कि वाकई में मैनेजमेंट क्या चाहती है, दे वांट ऑडिट टू बी डन। तो पहले उनके प्रॉपर टर्म्स को समझा जाएगा, उनकी एंगेजमेंट जो हुई है उनके टर्म्स को समझा जाएगा। दूसरा, इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट है, जो भी कोड ऑफ एथिक्स हैं जो आईसीआई ने दिए, ऑडिटर एक एक कोड ऑफ एथिक्स को प्रॉपर्ली फॉलो करेगा, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, मतलब उसको इंडिपेंडेंट होके ही काम करना है, उसको कोई भी रिलेशन कंपनी के साथ नहीं बनाना। यहाँ पर इस रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, मतलब कि ऐसा कोई रिलेशन जिसकी वजह से आपका जो एक अनबायस्ड ओपिनियन देने की एक जो पावर है, वो पावर कहीं आपकी ना खत्म ना हो जाए। मतलब आपको नो इंटरेस्ट, नो रिलेशन बनाकर कंपनी के साथ ही काम करना है, ताकि आप एक अनबायस्ड ओपिनियन दे सको। साथ में आप ऐसे भी प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हो जिससे वो क्लाइंट हमेशा आपके पास रहे। जैसे कि अगर आपको सपोज कोई एरर मिला एंड यू फील दैट कि मैं इसको रिपोर्ट में लिखने की बजाय पहले मैनेजमेंट के सामने रखूं, या फिर अगर आप अपने आप को एंगेजमेंट से विड्रॉ करने जा रहे हो, किसी एम्प्लॉय ने आपके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं किया, या आपके साथ मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे में मेल डाल के नहीं चले जाओगे कि आई एम गोइंग। आप सीनियर मैनेजमेंट से बात करोगे, आप ओनर से बात करोगे, आप ऐसे प्रोसीजर्स लगाओगे कि हाँ भी आपका जो रिलेशनशिप है ना इनके साथ, कैसा प्रोफेशनल रिलेशनशिप वो बना रहे। तो ऑडिटर भी यही चाहता है कि ये क्लाइंट जो है मेरे पास हमेशा रहे, हमेशा मेरी ही फर्म से ऑडिट करवाए और मेरी ही फर्म से और भी सर्विसेज ले। तो ऐसे में क्या है, तो वो प्रोसीजर्स लगाता है रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, कि एंगेजमेंट में एंटर होने से पहले जब बैठ के सारी टर्म्स लिखी जाएंगी और दोनों पार्टीज उस एंगेजमेंट लेटर पे साइन करेंगी, उससे पहले क्या होगा, सीधा ही पेपर थोड़ी बन जाएगा, पहले दोनों बैठते हैं, मतलब एंगेजमेंट टीम और जो एंटिटी है वो बैठती है, वो एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को समझेंगे। तो एक सीए फर्म पहले समझती है कि सामने वाला पर्सन चाहता क्या है, कितने टाइम में खत्म करना चाहता है ऑडिट, जल्दी खत्म करना चाहता है, आराम से चाहता है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो उनकी बात करने के तरीके से भी कई बार समझ में आ जाता है कि कंपनी एंटिटी किस तरीके की है। तो पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को समझा जाएगा। ये सब क्या है, ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, मतलब एंगेजमेंट से पहले करी गई एक्टिविटी है। दूसरा, इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, कि जो भी काम किया जाएगा वो एथिकली किया जाएगा, मतलब बिल्कुल आप पैशनेट, बिल्कुल एथिक्स के साथ, बिल्कुल शिद्दत से आप उनकी कंपनी का ऑडिट करोगे, जिसमें आपकी इंडिपेंडेंस भी आएगी, ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, हर एक चीज, कॉन्फिडेंशियलिटी, सब चीजों को आप मेंटेन करोगे। ठीक है। तीसरा, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, मतलब आप ऐसे प्रोसीजर्स भी दोगे कि भाई आपके मैं इंटरनल कंट्रोल्स को समझ रहा हूं, पर आई कैन एडवाइज यू कि आप इंटरनल कंट्रोल्स को इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो आप उनको एक तरीके से क्या कह रहे हो, उनको आप एडवाइस दे रहे हो। लुक, यहाँ पर दोनों चीजें ना डिफरेंट है। यहाँ पर आपको कंपनी नहीं कह रही कि कम हेल्प मी, कि मैं इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे स्टैब्लिश करूं, आप आओ मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना दो, आप आओ मेरी टैक्स बचाने में हेल्प करो, आप सीओ नहीं। यहाँ पर टर्म्स में ये बात नहीं लिखी जा रही, यहाँ पर आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, उनको कोई एक एक्स्ट्रा सर्विस, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे उनका और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। आपको कोई पता चला कि भाई उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर
इसकी जगह वो ये अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट करें तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप मैनेजमेंट को बैठ के एडवाइस करो कि लुक, आप इस तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसी मत ऑप्ट करो, आप इसकी जगह ये अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट करो, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अच्छे तरीके से प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है, आप उनको एक एडवाइस दे रहे हो बीइंग अ प्रोफेशनल। यहाँ पर उन्होंने आपसे एडवाइस मांगी नहीं है, आप खुद से दे रहे हो। पर टर्म्स के टाइम पर आप अपनी बात क्लियर कर चुके हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट ही करूंगा। जैसे सेलॉन वाले एग्जांपल पे आओ, जब एंगेजमेंट हुई, जब आपने रिसेप्शन पे बात करी तो आपने क्या बोला, मैं यहाँ पर हेयर कट के लिए आया हूं प्लस हेयर वॉश के लिए आया हूं। तो दोनों पार्टीज क्लियर हैं क्या कि पैसे किसके दिए जाएंगे, हेयर कट के और हेयर वॉश के। ठीक है, अब जब आप बैठे, उन्होंने आपको सर्विसेज दी, तब उन्होंने आपको क्या ऑफर किया कि लुक, आपके देयर इज अ नीड फॉर अ ब्लो ड्राई ऑल्सो। तो यहाँ पर आप क्या है, तो यहाँ पर अब आपको वो एक एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं ताकि आपका उनका रिलेशनशिप क्या हो, स्ट्रांग हो। तो वो ऐसा क्यों दे रहे हैं, आपने नहीं मांगा, अगर आपने मांगा होता तो वो उसको चार्ज करते। पर यहाँ पर वो खुद से दे रहे हैं क्या, एक ऐसी चीज जिससे आपको एक अट्रैक्शन हो कि हाँ मैं कल को इन्हीं के पास ही आऊंगा अपना काम कराने। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या होती है कि आप सबसे पहले टर्म्स को पेपर पे लिखना नहीं शुरू करोगे, पहले आप समझोगे कि सामने वाले की एंगेजमेंट की, जो सामने वाली कंपनी है, एंटिटी है, वो टर्म्स क्या रखना चाहती है, वो उसका किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से वो आपको सपोर्ट करेगी। ये नहीं कि मुझे तो आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट चाहिए, आप पूरी तरीके से कोऑपरेट करोगे, नहीं, आप पहले देखोगे किस तरीके का सपोर्ट वो मांग रही है, आप उनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को समझोगे, एथिकली आप उनको समझाओगे कि भाई मैं अपना जितना भी काम करूंगा एथिकली करूंगा, ऑनेस्टली करूंगा, पैशनेट, बिल्कुल शिद्दत से हर एक चीज का ऑडिट और बिल्कुल प्रॉपर रिपोर्टिंग, बिल्कुल हर एक जो एस्पेक्ट होगा उसको सही ढंग से चेक किया जाएगा और हमारी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी आपकी मैनेजमेंट का जो काम है, जो चल रहा है काम, ये नहीं कि ऑर्डर बीच में चला गया है, क्वेश्चन पूछने के लिए ट्रक आया है उसको अंदर नहीं आने दे रहा, पहले ये देख रहे हैं कि माल कैसे काउंट हो रहा है, कैसे बिल्स पर साइन हो रहे हैं, नहीं, वो उनका काम नहीं रोकेगा, मैनेजमेंट का काम सही से चलता रहेगा। ऑडिटर कैन स्टैंड, ही कैन ऑब्जर्व, ही कैन सी, वो पर्टिकुलरली उस चीज को दोबारा से मतलब दूर खड़े होकर देख सकता है पर उनको रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है, वो एथिकली काम करेगा, प्रोफेशनली काम करेगा, प्लस साथ में वो ऐसी कोई सर्विस खुद से कंपनी को, एंटिटी को प्रोवाइड कर सकता है जिससे उनका रिलेशनशिप क्या हो, स्ट्रांग हो। तो ये क्या है, एंगेजमेंट से पहले करी गई एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहां पर हम बात क्या कर रहे थे कि जब हम स्ट्रैटेजी बनाएगा ना ऑडिटर, तो वहां पर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को भी कंसीडर करेगा। मतलब क्या कि भाई जब मैंने एंगेजमेंट एक्टिविटी, जब मैं एंगेजमेंट से पहले जो भी एक्टिविटी करी थी, मतलब एंगेजमेंट लेटर में एंटर करने से पहले जो भी मैंने काम किया था, तो उस काम को भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करूंगा। मतलब कि अगर मैंने सोचा था कि मैंने कंपनी को इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा, या उनको ये बताऊंगा कि भाई आपके यहाँ पर अगर कोई एरर है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, अगर मैनेजमेंट उस एरर को ठीक कर देती है तो ऑडिटर उसको अपनी रिपोर्ट में नहीं डालेगा। कोई बहुत माइनर से एरर है, कहीं पे 2000 की जगह 20,000 लिख लिया, तो ये थोड़ा ना कि ऑडिटर उनको नहीं बताएगा और कहेगा कि भाई मैं तो अपनी रिपोर्ट में डालूंगा, नहीं, वहां पर ऑडिटर कहेगा कि आप इस चीज को ठीक कर लो। तो अगर पॉसिबल हो, तो अगर कंपनी उस चीज को ठीक कर लेती है तो फेयर एनफ, तो ऑडिटर उसको अपनी रिपोर्ट में नहीं डालेगा। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ऑडिटर ने एंगेजमेंट से पहले जो भी एक्टिविटीज करी थी, मैनेजमेंट से बैठ के उनको कहा था कि भाई ठीक है, मैं आपको ना इस चीज में भी एडवाइस दे दूंगा, थोड़ा सा आपको टैक्स बचाने का ना एक तरीका बताऊंगा। तो अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते टाइम वो उन चीजों को भी इंक्लूड करेगा कि मैंने ये बातें भी कंफर्म करती है। मतलब अगर आपको जाते ही सैलून वाला कहता है कि बैठते हो, आप कहते हैं कि मैं ना आपको एक ब्लो ड्राई भी दूंगा, ठीक है, तो आप खुश हो जाते हो कि भाई मैं पैसे तो सिर्फ हेयर कट और हेयर वॉश के दे रहा हूं और मुझे तो ब्लो ड्राई मिलेगा। तो जब स्टार्ट होता है ऑडिट, स्टार्ट होता है सैलून का काम, तो एंड में जाके वो आपको ब्लो ड्राई भी दे। तो मतलब उसने अपनी प्लानिंग करी ना कि भाई मैं इतने से इतने टाइम तक इसका हेयर कट करूंगा, फिर मैं इसको हेयर वॉश करूंगा एंड देन आई गिव हिम अ ब्लो ड्राई फॉर 10 मिनट्स। तो ये उसने अपने प्लानिंग में ब्लो ड्राई को इंक्लूड किया। मतलब हो सकता है मैंने कुछ टर्म्स गलत यूज करी हूं, पर आप एग्जांपल को देखना। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट क्या है कि अगर स्टार्टिंग में ऑडिटर ने सोचा था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के टाइम पर कि मैं इस पर्टिकुलर क्लाइंट को हेल्प करूंगा एक एडवाइस देने में कि टैक्स को कैसे बचाना है, तो अपनी स्ट्रैटेजी में उन एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करेगा जो कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, कंपनी के एनवायरनमेंट को समझने से बाहर की कोई ऐसी एक्टिविटी है या कोई ऐसा काम है जो कि उसने करना है अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए, तो उसको भी वो किसमें इंक्लूड करेगा, अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करेगा। ठीक है,
सारी की सारी एथिकल रिक्वायरमेंट, ऑनेस्टी वगैरह इन सब को भी इंक्लूड करेगा, और जो भी उसने टर्म समझे थे उनको भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन समझ कोई चीज जो आपको समझ ना आई हो, समझ में आ गया ये कि क्या है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का मतलब? एंगेजमेंट टर्म अलग चीज है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंगेजमेंट से पहले की गई एक्टिविटी, ये अलग चीज है। और ये जो भी एक्टिविटीज आपने एंगेजमेंट में एंटर होने से पहले करी है ना, इन सबको आपको अपनी स्ट्रैटेजी में डालना है। जो भी आपकी टर्म्स उनसे डिस्कस हुई, जो भी मैनेजमेंट ने आपको बताया कि लोग हम 5 बजे के बाद आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, 5 बजे के बाद हमने क्लोजिंग करनी होती है, तो आप उस पॉइंट को अपनी स्ट्रैटेजी में डालोगे, आप अपना 5 बजे तक रखोगे। उन्होंने आप मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट्स तो ऑब्वियसली आप डालोगे ही डालोगे। और कोई भी ऐसा प्रॉमिस जो आपने उनसे करा हो कि भाई मैं आपकी ये भी हेल्प कर दूंगा, जो कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने से एक अलग चीज है, जो कि आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है ये, कि आपका क्लाइंट बना रहे कर रहे हो, तो उसको भी आप अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाओगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप एक बार क्लास के बाद रीड करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। शुभम, क्लियर हो गया बच्चे? Yes, ma'am. द ऑडिटर शैल यहां पर एक चीज लिखो, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था ना, कि इसकी प्लानिंग भी करके चलनी है। हमने लास्ट क्लास में जब बात करी थी बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग की, तो हमने इसमें एक चीज इंक्लूड करी थी ना, कि भाई जब ऑडिटर बहुत सारी चीजों को प्लान कर रहा है, सॉरी बेनिफिट्स में नहीं, हमने इसकी बात करी थी डिस्क्रिप्शन में, कि ऑडिट के प्लान में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। तो हमने वहां पर लास्ट या सेकंड लास्ट पॉइंट ये किया था ना, कि डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, कि ऑडिटर अपनी टीम को देखकर ये भी चीज प्लान करता है कि उसकी टीम को कितनी डायरेक्शन की जरूरत है, कितनी सुपरविजन की जरूरत है, और उनके काम को किस हद तक रिव्यू करने की जरूरत है। अगर तो टीम बहुत पैशनेट है, काफी ट्रेंड है, हर काम बहुत अच्छे से करती है, ऑनेस्टली करती है, इंटीग्रिटी सब कुछ है, तो यहाँ पर उसको पता है कि ट्रेंड है, पहले बहुत सारे ऑडिट्स मेरे साथ मेरी टीम कर चुकी है, तो मुझे इतनी डायरेक्शन उनको देने की जरूरत नहीं है। पिछले साल में जब मैंने इस कंपनी को ऑडिट किया था तो सेम टीम थी मेरी, तो मुझे डायरेक्शंस देने की जरूरत है, तो अपनी डायरेक्शन देने में अपना टाइम कम लगाएगा। अगर मुझे उनको सुपरवाइज करने की जरूरत है या नहीं है, मतलब कि हर 2 घंटे बाद जाके उनको सुपरवाइज करूं या ना करूं, तो ऐसी सुपरविजन, उनके काम को देखने की कि किस स्पीड से वो काम कर रहे हैं, कहीं खाली तो नहीं बैठे, उस सुपरविजन की जरूरत है या नहीं। और रिव्यू, क्या मंथ एंड में रिव्यू करें हम, या फिर वीकेंड पर, या फिर हर रोज शाम को आफ्टर 5 o'clock हम काम को रिव्यू करेंगे। तो इस चीज की भी प्लानिंग ऑडिटर करता है और अपने प्लान में डालता है। जब प्रोग्रामिंग होती है ना, कि कौन किसको काम चेक करने के लिए देगा, कौन किसके काम को देखेगा, कौन किसको काम डायरेक्ट करेगा, कोई एक सीनियर आर्टिकल है और एक आर्टिकल ने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो जो अभी अभी ज्वाइन करा हुआ जिसने आर्टिकल है वो सीख रहा है, तो वो जो भी काम करेगा वो अपने से एक्सपीरियंस्ड आर्टिकल से वो काम चेक करवाएगा। तो ये क्या है? ये डायरेक्शंस हैं, ये क्या है? एक तरीके की सुपरविजन है। तो ये सब भी प्लानिंग का पार्ट होती है। ठीक है, तो इनकी भी प्लानिंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि इनके बिना ना, तो देखो आपका ऑडिट का प्लान फेल हो सकता है। कि प्लान क्या सही चल रहा है, ये आप कैसे चेक करोगे? जब आप रिव्यू करोगे काम को, कि आपके सारे जो टीम के मेंबर्स हैं वो सही तरीके से प्लान को फॉलो कर रहे हैं। ये कब चेक करोगे? जब आप सुपरवाइज करोगे, उनको डायरेक्ट करोगे। ठीक है, तो इसकी भी प्लानिंग करके चलनी पड़ती है। द ऑडिटर शैल plan the nature timing, the NTE, nature timing and extent of क्या? डायरेक्शन एंड सुपरविजन of
engagement team members प्लीज मैं जैसे लिखती हूँ वैसे ही लिखना। जैसे मैं डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एक लाइन में लिखा है और एंगेजमेंट टीम मेंबर्स दूसरी लाइन में लिख रही हूँ, तो आप भी वैसे ही लिखना। डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। ऐसे आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, इससे सामने वाले को एक आइडिया हो जाएगा, वो आपका बहुत अच्छे से आंसर को पढ़ पाएगा। पूरे पैराग्राफ में लिखने से अच्छा आप अगर इसे पॉइंटर फॉर्म में भी लिखते हो ना, दैट इज वेरी गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप सीधी लाइन से कीवर्ड को अंडरलाइन नहीं कर सकते, आपकी लाइन टेढ़ी हो जाती है, तो आप इसको ऐसे भी आप इसको ऐसे भी अंडरलाइन कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, एनटी plan the nature, timing and extent of direction and supervision of engagement team members और क्या review of their work। तो ऑडिटर को इस चीज का भी नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट देखना चाहिए। अगर तो बहुत सारी डायरेक्शन और सुपरविजन की जरूरत है तो वो उसमें टाइमिंग और एक्सटेंट ज्यादा लगाएगा। रिव्यू रोज काम करना है तो उस हिसाब से प्रोग्राम में लिखेगा कि भाई रोज शाम को 5 बजे के बाद आप मुझे अपना काम दोगे, मैं चेक करूंगा कि पूरे दिन में आपने कितना काम किया है। तो ये क्या होंगे, ये प्रोग्रामिंग का, ये प्लानिंग का, ये क्या होंगे, एक हिस्सा होंगे। तो इसके ऊपर भी प्लानिंग करनी पड़ती है। ओके, this NTE of direction, supervision and review of work, ये डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आप कभी भी वहां पे शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करना, प्लीज मत यूज करना। ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। Depends on following factors: size and complexity of entity। अगर तो जो साइज है एंटिटी का वो बहुत छोटा है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो शायद वो अपना काम रोज शाम को रिव्यू कर सकते हैं और शायद रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंटिटी छोटी है तो काम भी उस हिसाब से ही डायरेक्ट होता होगा और इतना सारा शायद ऑडिट भी ना हो। पर अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारा काम है, बहुत बड़ी टीम है, तो शायद रोज रिव्यू हो भी ना पाए काम। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है ये डिटरमाइन करने का कि भाई डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू रोज होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ऑडिट। अगर प्लानिंग ऐसे हुई है कि एक पर्सन को एक एरिया दिया है ऑडिट करने का, या फिर उसको क्यूमुलेटिव बहुत सारे एरियाज दे दिए हैं, तो ऐसे में भी वो डिसाइड करेगा कि ठीक है, जब आप एक एरिया कर लोगे तब हम आपके काम को रिव्यू करेंगे। मतलब आपने जैसे डेटर्स और क्रेडिटर्स का ऑडिट करना है, जब आप डेटर्स का ऑडिट कर लोगे तब हम आपके काम को रिव्यू करेंगे। और अगर उसने सपोज ये कहा कि आप सिर्फ एक्स ऑडिट को, मिस्टर एक्स को जो कि डेटर है उसका ऑडिट करोगे, तो क्या होगा कि वो पूरा दिन मिस्टर एक्स का ऑडिट करेगा और शाम को आके अपना काम दिखाएगा कि उसने क्या क्या ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं। तो एरिया ऑफ ऑडिट पे भी डिपेंड करता है कि ऑडिट कब तक चलेगा। डेटर्स का ऑडिट पूरा महीना चलना है तो वो महीने के बाद आकर रिव्यू करेंगे काम की क्या क्या ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं, या फिर मिड ऑफ द मंथ में। पर अगर ऑडिट खाली इतना दिया कि आपको अगर 10 डेटर्स हैं तो आपको आज 2 खाली डेटर्स को ऑडिट करना है, उनके लिए आपने उनके रिगार्ड में ऑडिट एविडेंसेस, सबूत इकट्ठे करने हैं। तो एक्स और वाई जो 2 डेटर्स का उसने आज ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे किए, तो वो इवनिंग में क्या कर रहे हैं, अपने काम को रिव्यू कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ऑडिट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई उसके ऊपर कि उनका काम रोज सुपरवाइज होगा या रोज रिव्यू होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देखो ये भी फैक्टर है। अब यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि भाई हर्ष और गगन को हमने क्या बोला कि आप एक काम करो, आप ना जाकर डेटर्स का ऑडिट करके आओ।
तो वो क्या है, बहुत ही रिस्की एरिया है। तो यहाँ पर मैं उससे क्या कहूंगी कि भाई एक काम करो, तुम दोनों जा तो रहे हो टेटस का ऑडिट करने, पर एक काम करना कि रोज शाम को ना हम डिस्कस करेंगे कि भाई तुम्हारा ऑडिट कहाँ तक पहुंचा, कहीं तुम्हें नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। तो यहाँ पर क्या है, रिस्की एरिया है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस चीज का रिव्यू रोज कर रहे हैं। पर वहीं पर ही सपोज कर लो नुपुर को मैंने बोला कि आप ना बैंक और कैश का ऑडिट करना, दैट इज नॉट अ रिस्की एरिया, हमारे अकॉर्डिंग वहां पे कोई रिस्क नहीं है। तो आप ना बैंक और कैश का ऑडिट करने के बाद ना, जब पूरा ऑडिट खत्म हो जाएगा ना, तभी आप वीक के बाद मेरे पास आना और हम काम को रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है वो रिस्की एरिया नहीं है। तो यहाँ पर अगर रिस्की एरिया है तो हो सकता है काम रोज रिव्यू हो, और रिस्की एरिया नहीं है तो वहां पर मुझे पता है कि नुपुर इज कॉम्पिटेंट एनफ कि वो अच्छे से ऑडिट कर लेगी, शी इज वन ऑफ द सीनियर आर्टिकल। तो वहां पर क्या है, मैं उसको बोलूंगी हम बाद में भी काम एक रिव्यू कर सकते हैं, मुझे आपको इतना सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है, यू आर अ ट्रेन्ड पर्सन, मुझे पता है वो पैशनेट, मतलब शी इज क्वाइट पैशनेट, वो अच्छे से काम करेगी। तो यहाँ पर क्या है, मैं उस हिसाब से अपना क्या रखूंगी, प्लान करूंगी कि मुझे किस हिसाब से डायरेक्ट सुपरवाइज करना है। मतलब ये रिस्की एरिया है तो यहाँ पर मुझे अच्छे से रिव्यू करना पड़ेगा काम, और वहां पर रिस्की एरिया नहीं है तो यहाँ पर मैं अपना रिव्यू करने का जो टाइम है वो यहाँ पर नहीं लगाऊंगी। मतलब डे एंड पे आई विल आस्क ओनली हर्ष एंड गगन टू कम, कि हम काम रिव्यू करते हैं, आई विल आस्क नुपुर दैट यू कैन गो, कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम खाली वीकेंड पर बैठेंगे काम। क्यों, क्योंकि शी इज ऑडिटिंग द एरिया जो कि रिस्की नहीं है, पर हर्ष और गगन इज वर्किंग ऑन अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो एक रिस्की एरिया पे काम करे। तो वहां पर हमें रोज शाम को बैठकर ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या उन्होंने क्या क्या चीजें नई नई खोजी, उन्होंने क्या क्या नई नई चीजों को ढूंढा, क्या क्या अब हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उनके साथ रोज रिव्यू करूंगी काम, तो उस हिसाब से मैं अपना जो है डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू को प्लान करूंगी। वीकेंड पर मैं अपने प्लान में क्या लिखूंगी, वीकेंड पर मैं रिव्यू करूंगी काम खाली नुपुर के साथ। तो वहां पर वीकेंड पर जो मेरा प्लानिंग में क्या लिखा होगा कि वहां पर हर्ष और गगन नहीं आएंगे, दे विल जस्ट गो होम, दे विल रिलैक्स, बट नुपुर के साथ बैठ के मैं रिव्यू करूंगी कि उसने पूरे हफ्ते कैश और बैंक में क्या क्या चीजों के ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं अपना डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू को प्लान करूंगी। आगे, capabilities and competence, capabilities and competence of individual team members doing audit work, doing audit work, individual team members अब यहाँ पर कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस भी देखी जाती है। अब सपोज कर लो जो मेरी ऑडिट की टीम थी, हमारी जो एंगेजमेंट की जो टीम थी, हमारी जो कौन से जो एंगेजमेंट की टीम थी, उस टीम में कौन कौन था, उस टीम के अंदर एक उर्वशी थी, एक नुपुर थी, एक हर्ष था, एक गगन था। ठीक है, अब सपोज कर लो एक और आया, कौन, XYABC करके एक और बच्चा आया, वो कौन है, बिल्कुल फ्रेशर है, उसको अभी इतनी नॉलेज नहीं है चीजों की। ये कौन है, ये मेरे साथ पहले भी ऑडिट कर चुके हैं, पर ये जो ABC आया ना, ये कौन है, ये फ्रेशर है। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं पता, मुझे इसकी कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं पता। अब इसने आके मुझे क्या कहा कि भाई आपने सबको इंडिविजुअल काम दिया ना, तो आप मुझे भी मैम प्लीज इंडिविजुअल काम दो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अब क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, इनका तो मुझे पता है, ये तो मेरे साथ पिछले 2 साल से ऑडिट कर रहे हैं ये बच्चे, पर ये जो नया बच्चा आया है ये कह रहा है मैम प्लीज मुझे काम दो। मैंने इसको क्या दिया कि एक काम करो, आप जाओ और आप ना जाकर जो स्टॉक है ना उसको करके बताओ मुझे कि आप स्टॉक को कैसे करोगे। तो अब मुझे पता नहीं कि ये कितना अपने काम को लेकर सीरियस है, क्या इसको प्रॉपरली करना आता है। ये 1 महीना पहले ही कहीं आर्टिकलशिप करके मतलब थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके आया है, रेस्ट ही इज डूइंग विद मी। तो अब ये कितना कर पाएगा। तो अब जब मैं इसको प्लान करूंगी तो मैं ABC के ऊपर क्या करूंगी कि मुझे इसका काम रोज रिव्यू करना है, इसको मैं प्रॉपरली सुपरवाइज करूंगी, इसको तो मुझे बहुत सारी डायरेक्शंस भी देनी पड़ेंगी। तो मैं क्या कहूंगी, एक काम करो आप हर्ष, एक काम करो आप ना साथ में ना इसको भी सुपरवाइज करना कि ये ABC क्या काम कर रहा है। तो मैं बोलूंगी ABC को कि लुक, आपको जो भी काम आप करोगे ना, आप सबसे पहले एक काम जाके ना हर्ष से चेक कराओगे, और फिर जो है ना कोई काम आपको समझ नहीं आएगा तो आप मेरे पास लेके आओगे। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है,
कि मैंने जो प्लानिंग है वो इस तरीके से करी कि भाई ये नया बच्चा है, इसकी कैपेबिलिटीज के ऊपर भी मुझे पता नहीं है, तो मैं इसके काम के ऊपर ज्यादा सुपरविजन का टाइम लगाऊंगी। इसका काम मैं रोज या फिर हर रोज ब्रेक में, जो हम लंच ब्रेक लेंगे ना, उसमें मैं इसका काम 5 मिनट लगा के रिव्यू करूंगी कि ये इसकी स्पीड अच्छी है करने की, और डायरेक्शंस भी उसकी मुझे बहुत सारी देनी पड़ेंगी। तो मैंने अपने ही एक टीम के मेंबर को क्या कहा कि आप इसको भी डायरेक्ट करो, कि आप इसको भी डायरेक्शंस दो, इसकी भी हेल्प करो ऑडिट करने में, कि हमारी जो सीए फर्म है वो किस तरीके से ऑडिट करती है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करती है। तो हर्ष इसको समझाएगा कि भाई आपको सारे पेपर्स को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है, आपको शाम को मैम को सबमिट करके जाने हैं, आप पहले मुझसे पेपर चेक कराओगे, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछोगे। तो ये क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है कि मुझे कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस जो इंडिविजुअल टीम मेंबर है उसके हिसाब से भी मैं अपना जो है डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू है उसको क्या करूंगी, प्लान करूंगी। तो अल्टीमेटली आप ये देखो प्लानिंग में क्या क्या आया। प्लानिंग में सब कुछ आ गया, क्या कि जो प्लानिंग है वो कैसे होती है, वो स्ट्रैटेजी से बनती है। स्ट्रैटेजी के अंदर हम सारे पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर हम हर एक चीज पर फोकस करते हैं, चाहे वो हमारा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हो, उन पॉइंट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। कोई सर्कमस्टेंस में चेंज आया है, अपनी पिछली जो एक्सपीरियंस है हमारा ऑडिट को लेके, उस हिसाब से अगर कोई चेंज करना है हम उनको भी डालते हैं। मैंने अपनी टीम का कैसे डायरेक्शन सुपरविजन करना है, कैसे उनके काम को रिव्यू करना है, उस चीज को भी हम अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में डालते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये हमारे बेसिस ऑफ ऑडिट। और इनके अंदर एक और भी चीज इंक्लूड होती है, क्या, डॉक्यूमेंटेशन, कि हमने हर एक चीज को डॉक्यूमेंट कैसे करना है। डॉक्यूमेंटेशन एट द एंड क्या है, जाके एट द एंड ऑफ द डे इट इज नथिंग बट आर ऑडिट एविडेंसेस। बाद में जाकर ऑडिटर क्या करता है, अपने सब जो वर्किंग पेपर्स है ना उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करता है, ताकि वो बाद में एज अ ऑडिट एविडेंस सर्व कर सके। अब उसको बोला गया कि भाई डेप्रिसिएशन का क्या आपने ऑडिट किया था, जो आप कह रहे हो डेप्रिसिएशन में गड़बड़ है, तो ऑडिटर क्या करेगा, कम से कम उसके पास तो 1000 2000 3000 ऐसे वर्किंग पेपर्स इकट्ठे हो गए होंगे, या शायद उससे भी बहुत ज्यादा। तो क्या करेगा, उस टाइम पे ढूंढने बैठेगा कि कहाँ गया मेरा डेप्रिसिएशन का पेपर, नहीं, वो उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करेगा, ताकि जैसे उसको बोला जाए तो वो एकदम से निकाल के कहे कि लुक दिस इज योर पेपर। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो प्लानिंग में डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्लूड होता है, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू टीम का कैसे करना है वो भी इंक्लूड होता है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी वो भी इंक्लूड होती है। तो अल्टीमेटली सब कुछ इंक्लूड होता है। सो वी आर डन विद आवर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा प्रोग्रामिंग, और फिर ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। जैसे कि ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो इस वाले पूरे चैप्टर के मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद दिए जाएंगे, और आप उसको फिर प्रॉपरली कर लेना।